नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई कक्षा में। और आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो आपके सिलेबस में क्रम से चलते जा रहे हैं। पिछली दो कक्षाओं में हमने हिंदी भाषा के उद्भव और हिंदी भाषा की बोलियां, राजस्थानी की बोलियां, ये दो कक्षाएं की। और आज जो तीसरी कक्षा है इसमें हम जो देवनागरी का मानकीकरण है, जो मानक स्वरूप है, उसकी बात करेंगे। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप। देखिए दोस्तों, पहले हमें जो बात समझनी है वो यह है कि भाषा, कोई भी भाषा होती है वह एक नदी के समान होती है। और इसकी हमने बहुत बार बात की है। जब नदी चलती है तो उसमें तरह तरह की पत्तियाँ, कंकड़, पत्थर, धूल सब मिल जाते हैं। तो जो नदी का स्वरूप है वो दरअसल वैसा नहीं रहता जैसा उसका होता है। और नदी को बांधने के लिए किनारों की आवश्यकता होती है। उसी तरह से भाषा को भी बांधने के लिए एक मानक स्वरूप की आवश्यकता होती है, एक व्याकरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको कहीं तय करना होता है कि ये भाषा है, इसको हम मानेंगे, वरना आप अलग तरीके से किसी भाषा को इस्तेमाल करें, मैं अलग तरीके से करूं, तो जो संप्रेषण की भाषा बन सकती है, कोई भी भाषा, वो कैसे बनेगी। जैसे मैं ये कहूं कि सब मानते हैं कि कै कबूतर ये है, कै ये है, और मैं ये कह दूं कि मैं तो इसको इस तरह लिखूंगा। आप कहेंगे कि क्यों लिखेंगे, तो मैं पूछूं आपसे कि क्यों न लिखूं, तो आप मुझे किस चीज़ का हवाला देंगे कि आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है। इसके लिए हमें तय करना होगा कि ये सही है या ये सही है। हमें सहमति बनानी होगी किसी एक बिंदु पर कि कै कबूतर इस तरह से लिखा जाएगा। अगर कै खरगोश मैं इस तरह से लिखूं और आप लिखें इस तरह से, तो दोनों में सही कौन सा है और कौन सा सर्वमान्य होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या है, सहमति बनानी होगी। ये जो सहमति है, यह जो किसी चीज़ का सुनिश्चित रूप है, इसी को मानकीकरण कहते हैं। ताकि किसी भी भाषा का स्वरूप एक हो सके, कहीं दुविधा न हो, भ्रम की स्थिति न बने, इसके लिए किसी चीज़ का अर्थ से अनर्थ न हो, इसके लिए मानकीकरण किया जाता है। आप कहेंगे कि मानकीकरण कौन करेगा। तो विद्वानों के मत से जो भाषा जनमानस में अधिक प्रिय है, लोकप्रिय है, सर्वमान्य है, उस रूप को सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है, एक मानक गढ़ा जाता है। तो जो हिंदी है, इसका मानकीकरण सबसे पहले एक संस्था निर्मित की गई थी। उस संस्था का नाम है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। यह सन 1960 में बना। तब से देवनागरी का और हिंदी भाषा का, अब लिपि में समझाऊंगा कि लिपि किसे कहते हैं। तो देवनागरी का जो मानक स्वरूप है, जो हिंदी का मानक स्वरूप है कि ये हिंदी है,
इसको हम हिंदी मानेंगे, कहीं जाकर हम जहां सहमत हुए हैं वह काम करती है यह संस्था केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, जो कि शिक्षा मंत्रालय का एक विभाग है, जो 1960 से समय समय पर कुछ परिवर्तन भी करती है, कुछ चीज़ें जोड़ती है, कुछ हटाती है। जो 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 सबसे नवीनतम इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है हमारे सामने, वो आई है 2024 में। तो जो आपके सामने ये कक्षा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं सबसे नवीनतम 2024 में जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर, जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसके आधार पर ये कक्षा निर्मित कर रहा हूँ। अब आपके पास बहुत सी ऐसी किताबें होंगी जिनमें जो कंटेंट है वो पुराना है। अब जब आप परीक्षा में जाएंगे और पुरानी किताबों को पढ़ के, हालांकि उसमें एडिट भी नहीं किया गया है, 2025 में किताबें छपी है, उनमें भी 2024 की रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं है, उनकी सामग्री पुरानी है। तो अब आप देखिएगा बहुत से प्रश्न आप गलत कर देंगे। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये 2024 की जो रिपोर्ट है, जो छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की जाती है हिंदी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, उसके आधार पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो रही मानकीकरण की बात। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। पहले हम समझते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला कै, तो कै बोला ये तो है ध्वनि। अब ध्वनि को प्रस्तुत करने के लिए जो जिस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं लिपि। इसका अर्थ ये हुआ कि ध्वनि चिन्ह को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे मेरे मुख से ध्वनि प्रकट हुई, ये अमूर्त है, ठीक है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। तो ध्वनि कै मैंने जो उच्चारित की, ये जो अमूर्त है, इसको जब हम मूर्त रूप देते हैं, इस रूप में यह जो एक चिन्ह है, ध्वनि चिन्ह है, इसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और जो हिंदी की लिपि है उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि कैसे पैदा हुई, किस तरह से इसका विकास हुआ, ये अलग टॉपिक है, आपके सिलेबस में अगर होगा तो इसको तफसील से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी यह समझिए कि लिपि का अर्थ होता है ध्वनि चिन्ह। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिंदी की लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि किस में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आप कहेंगे कि क्या सिर्फ हिंदी ही देवनागरी में लिखी जाती है? नहीं, ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जो देवनागरी में लिखी जाती है, यानी एक ही लिपि में बहुत सी भाषाएं हो सकती है। कैसे? जैसे देवनागरी में हिंदी है, देवनागरी में आपकी संस्कृत है, मराठी है, बोडो है, डोगरी है, और कोंकणी है। एक नेपाली और है, नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है। तो ये जो भाषाएं हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आपका प्रश्न होगा, मैं ये मिटा देता हूं। अब आपका प्रश्न होगा कि आखिर मानकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं जिसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि किसी भी लिपि का मानकीकरण, यानी बहुत से अक्षरों के लिखने की जो शैली है उसमें से एक चुनना क्यों जरूरी है। किसी जमाने में
जो ए है, ए, वो कुछ इस तरह से लिखा जाता था, इस तरह से। लेकिन अब जो नया रूप है वो ये है। तो आप अगर ये इस्तेमाल करें, मैं अगर यह इस्तेमाल करूं, कहीं कुछ छपे कहीं कुछ छपे, इससे क्या है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसलिए हमारी जो संस्था है उसने यह मानक रूप तय किया है कि ए है वो इस तरह से लिखा जाएगा। ये पुराना रूप है और ये नया रूप है। पुराने जमाने में ख इस तरह से लिखा जाता था। अब हमने तय किया कि ख हम र और वै को जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि इसको रव पढ़ें या ख पढ़ें ये भ्रम की स्थिति है। और इस भ्रम की स्थिति से बचने के लिए हमने तय किया कि इस र को क्या करते हैं, हम मिला देते हैं, ताकि रव अलग हो जाए और ख अलग हो जाए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी रूप का एक रूप तय करना कितना ज़रूरी है, ताकि ये भ्रम की स्थिति न पैदा हो। किसी ज़माने में, और हालांकि पुरानी पुस्तकों में तो अब तक ये क्या है, आपने संस्कृत की पुरानी पुस्तकों में, ग्रंथों में ये पढ़ा होगा, ये है फ। अब फ फल इस तरह से लिखा जाता है। अब सर्वमान्य स्वीकृत और जो मानक अक्षर है फ, ये इस तरह से लिखा जाएगा। यह अगर पुरानी पुस्तकों में आपको मिले तो ये संस्कृत के श्लोकों में आपको मिल सकता है, लेकिन नई जो भी प्रिंटिंग्स है उसमें फ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। यह स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या है। अब आप कहेंगे कि रा है और एक आपने डंडा और लगा दिया, लेकिन ये रा नहीं है, ये अण खाली है। पुराने ग्रंथों में आप देखेंगे संस्कृत के, उनमें आपको इस तरह से अण लिखा मिलेगा। तो ये क्या है, पुराने रूप हैं और ये हैं इनके नए रूप। अब ये मानक हैं और ये गायब हो चुके हैं। हालांकि पुराने टेक्स्ट में है ही ये, लेकिन नई कोई भी छपाई होगी उसमें न तो इस तरह से लिखा जाएगा, न ही इस तरह से प्रिंटिंग होगी। ठीक है, तो ये पुराने रूप हैं और ये नए रूप हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी चीज़ का मानकीकरण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो है कुछ उदाहरण। तो हमने हिंदी के किन अक्षरों को मानक माना है। हमारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला समझते हैं आप, हिंदी के अंदर जितनी भी ध्वनियाँ हैं, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वो कितनी है, कौन कौन से हमने स्वीकार की है, कौन कौन से हमने स्वीकार नहीं की है, ये हम पढ़ते हैं। जो मानक वर्णमाला है वो मैं आपको बताता हूँ। मानक वर्णमाला, मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ वगैरह बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, वर्णमाला में एक तो होते हैं स्वर। ठीक है, पहले हम स्वर पढ़ लेते हैं। स्वर, हिंदी के अंदर स्वर 11 स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, अब कुछ लोग तो इसको बड़ी ई कहते हैं। बड़ी ई इस सेंस में है कि इसमें आपको ज़्यादा मतलब आघात लगाना पड़ेगा। ये ई है। ठीक है, चलो बड़ी ई आप कह दीजिए। ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या है? 11 स्वर स्वीकार किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसके अलावा 2 है अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग।
हालांकि इनको स्वर नहीं माना जाता, इनको मैं आपको बताता हूं क्या कहा जाता है। अनुस्वार है अंग और विसर्ग है अह। हम बचपन से इसको इनके साथ लिखते आए हैं, लेकिन ये अलग होते हैं। इन दोनों को अयोगवाह ध्वनियां कहा जाता है। अयोगवाह ध्वनियां, इसका अर्थ ये है कि ये न तो पूर्ण रूप से स्वर है और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, इसलिए इनको अयोगवाह ध्वनियां कहा जाता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट छपी है 2024 वाली, इसमें अंग के लिए स्पष्ट लिखा गया है कि यह एक व्यंजन है, यह एक व्यंजन है। अब यह प्रश्न बन सकता है कि ये जो अंग है ये स्वर है या व्यंजन है, तो हम तो स्वाभाविक रूप से कहेंगे ये तो स्वर है। लेकिन 2024 की रिपोर्ट मानकीकरण, हिंदी का मानकीकरण ये कहता है कि इसको व्यंजन माना जाता है। व्यंजन क्यों माना जाता है अब मैं आपको बताता हूं। ये जो बिंदी है, ये जो अंग है, ये बिंदी है जो हम लगाते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि ये शब्द है मंजू, इसके ऊपर जो ये बिंदी है इसी को तो अनुस्वार कहते हैं। अब ये स्वर है या व्यंजन है ये कैसे पता चलेगा? तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो बिंदी है ये बिंदी नहीं है, बल्कि ये जय खाली है। ये जो जय है यही यहां से अनुस्वार बना है। तो जय क्या है? व्यंजन है। इसी तरह से जो भी अनुस्वार है यह दरअसल पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर का मतलब यह है कि वर्गों का जो पांचवां अक्षर है वही अनुस्वार बनता है, और वो जो पंचमाक्षर है वह व्यंजन है। इस तरह से इसको व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि हम बचपन से इनके साथ पढ़ा है हमने, तो हम इसको क्या कहते हैं? स्वर मानते हैं। तो 11 स्वर हैं, 2 ये अयोगवाह ध्वनियां हैं, जिसको मैंने कहा कि इसको व्यंजन माना जाता है। अब हम बात करते हैं, स्वरों की बात कर ली है हमने, अब हम बात करते हैं मूल व्यंजनों की। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन कौन से हैं? अब देखिए, कमबैक हमारा तभी होगा जब हम यहां लौटेंगे। वापस कै ख पर लौटना पड़ेगा। अगर आपको 2026 में कमबैक करना है तो आपको ये अनार, और अब मैं आपको जो कखगढ़ है वो पढ़ाता हूं। आप यहां से शुरुआत कीजिए, जो भी 2026 में कमबैक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मूल व्यंजन कै, ख, ग, घ, अंग, और ये जो कोमा है ये इसके नीचे नहीं लगेगी बल्कि इसके यहां लगेगी। अब जो एक तो इस तरह से भी लिखा जाता है ये अड़े, और एक इस तरह से लिखा जाता है, इसमें क्या फर्क है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो आगे की बात है। ये जो कोमा है, ये जो नुक्ता जिसको कह सकते हैं, ये पेट में लगेगा। ठीक है, आगे च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ, ल, ढ, ण। अब इसके नीचे कोमा मत लगा देना, ये बिना कोमा का है। ठीक है, ये जो कोमा है, नुक्ता है, आप नुक्ता ही कहिए इसको, ये नीचे नहीं लगेगा, ये बिना नुक्ते का है। त, थ, द, ध और न। अब मैं इसमें गलती कर दूं तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये सभी का कमबैक है। ठीक है, प, फ, ब, भ और मैं। य, र, ल, व। श, श, स, है। अक्षय, त्र, ज्ञ, श,
श। ठीक है, अब वो आएंगे अड़ और ढ। ये इतने व्यंजन हैं। मूल व्यंजन दरअसल इतने ही है, मूल व्यंजन इतने हैं। ठीक है, ये है मूल व्यंजन। मूल व्यंजन है 33, ये याद रखिएगा। ये 4 जो हैं ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब यह है कि इनमें 2 व्यंजनों के मिश्रण से ये बने हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और ये जो 2 है अलग से, ये है उत्क्षिप्त। यहां तक आ रहा है ना, दिख रहा होगा। ये है उत्क्षिप्त, ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये जो हैं इनको कहते हैं, जो ये अड़ और ये जो ढ है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब ये है हमारी जीभ की जो नोक है वो लग के झट से नीचे गिरती है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है गिरा हुआ होना। जो जीभ नीचे गिरती है झट से, जिस कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है अड़ ढ, आप देखिएगा बोल के, तो उसको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब है फेंका हुआ। तो एक तरीके से जीभ को फेंक कर बोला जाता है, फेंका हुआ। ठीक है, और इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन का अर्थ यह है कि इसमें ड और ड़ 2 गुण इसमें आते हैं व्यंजन। ठीक है, तो यह है संयुक्त व्यंजन। अक्षय त्रय ज्ञ श, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेल से बनते हैं, लेकिन अभी ये जानिए कि ये संयुक्त व्यंजन है और ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। इस तरह से 33 ये, 4 ये और 2 ये कितने हुए? हाँ, एक व्यंजन हम भूल रहे हैं। एक व्यंजन है अड़, यहां लिख देता हूं मैं। एक व्यंजन अड़ है जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जो मराठी से आया, जिसको विशिष्ट व्यंजन कहा जाता है, विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन, ठीक है, अड़। अब 33 ये है, 4 संयुक्त हैं, 2 उत्क्षिप्त हैं और 1 ये विशिष्ट हैं। इसका अर्थ हुआ 33 और 4 37, 37 और 2 39 और 1 40। मूल व्यंजन है 33 और कुल व्यंजन है, कुल व्यंजन 40। ठीक है, इस तरह से अगर हम ये कहें कि हिंदी में कुल ध्वनियां कितनी है, कुल ध्वनियां, व्यंजन और ये, या कुल ध्वनियां या वर्ण कितने हैं, वर्ण, तो कितने होंगे? 11 स्वर, व्यंजन कितने हैं कुल? 40, और अयोगवा ध्वनियां कितनी हैं? 2। अब जो बाहर से मराठी से जो अड़ की ध्वनि आई है उसको साथ मिलाएंगे तो होंगी 53, और उसके बिना अगर हम बहुत सी किताबों में देखते हैं तो कितनी होंगी? 52। तो 53 क्यों है और 52 क्यों है, इसका कारण भी आपने जान लिया। लेकिन जो मानक सरकार की तरफ से मानक वर्णमाला है उसमें
53 ध्वनियाँ हैं, ये आप याद रखिएगा। कुल ध्वनियों की अगर बात की जाए तो 53 ही मानी जाएगी। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहां तक का सारा माजरा है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। अब मैं थोड़ी सी एक आपको बात बता देता हूं कि एक होता है ये अंगा और एक होता है ये अड़े खाली। इन दोनों में फर्क क्या है? ये है पंचमाक्षर और ये अलग व्यंजन है जिसको आप उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हम जब लिखते हैं पढ़ना, या ये लिखे यहां पढ़ गया, ये लिख देते हैं पढ़ गया, तो यहां पर जो ये अड़े आया है ये आया है, ठीक है। अगर मैं पुराने स्टाइल में अगर ये लिखूं गंगा, और गंगा पर अनुस्वार न लगा के मैं पंचमाक्षर का इस्तेमाल करूं, तो मैं जो अंग लगाऊंगा वो ये होगा। अब ये जो शब्द है ये है गंगा, ये अंगा है और ये अड़े खाली है, समझ गए आप? तो ये तो अनुस्वार के रूप में आएगा। अब जब इसका अनुस्वार बन जाएगा तो गंगा क्या हो जाएगी? इस तरह, ठीक है। तो ये जो है कै ख ग अंगा वो ये है, और जो नीचे अड़े खाली आता है वो ये है। डैल डलिया अलग है, ठीक है, उसके नीचे ये नुक्ता नहीं लगेगा। इसी तरह से जो ढ है और जो ढ है दोनों में फर्क ये है कि ये कभी शब्द के शुरुआत में नहीं आएगा, ये शुरुआत में आ सकता है। जैसे मैं अगर ये लिखूं ढलान, तो ढलान इस तरह से लिखूंगा, और मैं लिखूं अगर, क्योंकि ये शुरुआत में आया ढ तो ये नहीं आएगा बल्कि ये आएगा। और मैं लिखूं अगर पढ़ना, तो पढ़ना मैं हमेशा इस तरह से लिखूंगा। अब इसके नीचे ये लगेगा क्योंकि शब्द के बीच में या बाद में ये आएगा। तो दोनों में फर्क ये है, इसको आप गौर से समझिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम 12 खड़ी की। 12 खड़ी, और यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न बनेगा। 12 खड़ी आप जानते हैं, जितने भी व्यंजन है उन पे जब मात्राएं लगाते हैं तो जो एक श्रृंखला बनती है उसको हम 12 खड़ी कहते हैं। जैसे कै, का, छोटी की, बड़ी की, छोटा कू, बड़ा कू, के, कई, को, कौ, कंग और कह। इस तरह से जितने भी मूल व्यंजन हैं, मूल व्यंजन, उनकी ही 12 खड़ी बनाई जाएगी। और जो विशिष्ट व्यंजन है ड़, उसकी भी 12 खड़ी होगी। लेकिन जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, और जो अंगा और जो जय है, अंगा और जय, इसकी 12 खड़ी नहीं होती, क्योंकि ये तो संयुक्त है। जो एक होगा उसकी 12 खड़ी होगी, उस पर ही मात्राएं लगेगी। तो उनमें अंगा और जय ये 12 खड़ी में शामिल नहीं की गई है। जो मानक 12 खड़ी है उसमें इसकी 12 खड़ी की लाइन नहीं है, और संयुक्त व्यंजनों की 12 खड़ी की लाइन नहीं है। यह प्रश्न आ सकता है कि जो मूल व्यंजन है उनमें से किनको 12 खड़ी में शामिल नहीं किया गया है मूल व्यंजनों में।
तो ये दो है, अंगा और जय, और संयुक्त व्यंजन तो दरअसल है ही बाहर, तो इसकी बारखड़ी नहीं है। इसके अलावा सारे व्यंजनों की बारखड़ी है। ये एक दिलचस्प है। अब दूसरा आगे पढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार जो हम ये बिंदी लगाते हैं इसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार दरअसल होता क्या है ये हम बात कर आए हैं। यह एक व्यंजन है और रिपोर्ट जो है, पुस्तिका जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, उसमें यह स्पष्ट लिखा गया है यह एक व्यंजन है। व्यंजन कैसे है? पंचमाक्षर आप समझते हैं। पंचमाक्षर का मतलब यह है कि क वर्ग जो है, क ख ग वाली जो लाइन है उसका जो आखिरी है ये, च वर्ग जो है इसका जो आखिरी है वो ज, ट वर्ग का जो आखिरी है वो है ण, और त वर्ग का जो आखिरी है वो है न, और प वर्ग का जो आखिरी है वो है म। ये जो पंचमाक्षर है इनका ही दरअसल क्या बनता है? अनुस्वार बनता है। कैसे? एक उदाहरण मैंने इसका तो बताया ही था। जैसे पीछे जिस वर्ग का अक्षर होगा उसी का पंचमाक्षर लगेगा। जैसे मैं लिखूं गंगा, गंगा लिखूंगा तो जो नाक से ध्वनि जो प्रकट हो रही है अंगा, यहां पर मैं ज लगाऊं, अण लगाऊं, न लगाऊं या मैं लगाऊं, निश्चित रूप से क्योंकि ग इस लाइन में आता है इसलिए यहां पर लगेगा अंगा। तो ये शब्द बन गया गंगा। अब यह जो पंचमाक्षर है ये बनेगा अनुस्वार, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? गंगा। इसी तरह से मैंने लिखा मंजू। अब जो ना की ध्वनि है ये प्रकट करने के लिए मैंने यहां पर क्या लगाना है? अनुस्वार तो हम बाद में लगाएंगे, लेकिन यह होगा क्या? जय कौन सी वर्ग की लाइन में आती है? च वर्ग में। च वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? ज। तो यहां पर क्या लगेगा? आधा ज। अब ज आगे जाके क्या बन जाएगा? अनुस्वार बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? मंजू। इसी तरह से पंचमाक्षर इस्तेमाल होता है और वो पंचमाक्षर अनुस्वार बनता है। अनुस्वार तब नहीं बनता जब पंचमाक्षर ही दोबारा आ जाए, यानी इसके स्थान पर पंचमाक्षर स्वयं हो तो अनुस्वार नहीं बनेगा। वो तो हम जो अगली कक्षा में जो मानकीकरण पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा। अभी तो सिर्फ अनुस्वार समझिए कि अनुस्वार बनता क्या है। अनुस्वार बनता है पंचमाक्षर ही। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विसर्ग। जो विसर्ग है, लेकिन इससे पहले हम पढ़ें चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु चंद्रबिंदु जो ये चांद के समान आकृति है इसको कहते हैं चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु में और अनुस्वार में फर्क है। अनुस्वार तो क्योंकि ये व्यंजन है और इसको कहा जाता है कि ये स्वर के नजदीक है, ये इसको स्वर का लक्षण इसमें माना जाता है। ठीक है। और अनुस्वार में और चंद्रबिंदु में फर्क है। आप ये मत समझिएगा कि चंद्रबिंदु भी लगा सकते हैं और अनुस्वार भी लगा सकते हैं, नहीं। अनुस्वार तो पंचमाक्षर का बनता है, चंद्रबिंदु स्वयं एक स्वर के रूप में है जो नाक से भी और मुंह से भी, दोनों से ध्वनियां जब प्रकट हो तब चंद्रबिंदु इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके इस्तेमाल से क्या है? अर्थ भेद पैदा होता है, अर्थ भेदक है ये। ठीक है। ये प्रश्न आया था अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में
कि क्या अनुस्वार और चंद्र बिंदु अर्थभेदक हैं? हाँ हैं। कैसे हैं? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे मैंने लिखा हंस और मैंने लिखा हंस, क्या इन दोनों में फर्क है? निश्चित रूप से फर्क है। फर्क क्या है? यह जो है ये हंस है, पक्षी जो है, और ये जो हंस है ये है हंसना, जो एक क्रिया है जब हम हंसते हैं। ये हंसना है, ये हंस है, ये पक्षी है। तो सिर्फ अनुस्वार और चंद्र बिंदु के फर्क से इतना फर्क आ जाता है। मतलब एक क्रिया है, एक पक्षी का नाम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चीजें क्या? एक प्राणी है, एक क्रिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के भेद से अर्थभेद पैदा होता है। अर्थभेदक हैं ये, इस बात को आप गौर से याद रखिएगा। एक उदाहरण और देखिए। एक होता है अंगना और एक होता है अंगना। इसमें क्या फर्क है? इसमें अनुस्वार लगा है, इसमें चंद्र बिंदु लगा है। फर्क क्या है? फर्क है ये जो अंगना है ये है स्त्री, महिला, और ये जो अंगना है ये है आंगन, जैसे घर का आंगन। इतना फर्क है। सिर्फ स्त्री और आंगन के बीच में जो फर्क है, एक स्त्री में और आंगन में जो फर्क है, वही चंद्र बिंदु और चंद्रमा में फर्क है। माफ कीजिए, अनुस्वार और चंद्रमा जो चंद्र बिंदु में फर्क है। मेरी भी जबान लहरा रही है, तो इतना फर्क आ जाता है। ठीक है, तो अनुस्वार में और चंद्र बिंदु में वर्तनी का दोष हो सकता है। जब आप वर्तनी शुद्धि में जब जाएंगे तो ये समझिएगा कि चंद्र बिंदु में ये नाक से और मुंह से, दोनों से उच्चारित की जाती है एक साथ, और ये अनुस्वार जो कि नाक से ही उच्चारित की जाती है। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं। यहां तो आएगा नहीं। अब एक मानक जो चिन्ह माना गया है वो है हल चिन्ह। हल चिन्ह, हल चिन्ह जो ये मैंने हल के और चिन्ह के नीचे जो लगाया है, ये इसको बोलते हैं हलंत या हल चिन्ह। इसका मोटा मोटी उपयोग है व्यंजन को आधा करना। व्यंजन को स्वर रहित मान लीजिए आप। व्यंजन स्वर रहित, स्वर न हो उसके साथ, तो वह जो स्थिति है व्यंजन की वो हलंत से बताई जाएगी। जैसे चिन्ह ही ले लेते हैं हम। ये जो चिन्ह है, अब इसका अर्थ ये है कि है में ए की स्वर की ध्वनि नहीं है। ये है जो है ये आधा है। हलंत का ये उपयोग है। अब कुछ जो चिन्ह है वो आगत चिन्ह है, कुछ बाहर से आए हैं, उनको बोलते हैं आगत चिन्ह। आगत चिन्ह, आगत चिन्ह कौन कौन से है? एक है इस तरह का, आपने देखा होगा, जिसको ए की ध्वनि के रूप में हम बोलते पढ़ते हैं, और श्लोकों में आपने बहुत बार देखा होगा। इसको कहा जाता है अवग्रह। इसको कहा जाता है अवग्रह, जो कि आधे ए की ध्वनि प्रकट करने की कोशिश की जाती है, या स्वर को लंबा खींचने के लिए, स्वर को दीर्घ करने के लिए भी इसकी ध्वनि की इस्तेमाल की जाती है। जैसे कुछ शब्द बताता हूं मैं, जैसे सोहम। ये जो सोहम है, तो इसमें सोहम बोल रहे हैं, बीच में थोड़ी बहुत जो ए की ध्वनि है ये
उसकी पूर्ति करता है। और शब्द भी हैं, जैसे कोअपी, कोअपी। तो सीधा कॉपी बोलेंगे तो थोड़ा सा जो ए का पुट है वो ये ध्वनि पैदा कर रही है। इसके अलावा आप बहुत बार बोलते हैं ओम, जो ओम बोलते हैं हम, यह भी ये जो ए की ध्वनि है ये प्रकट कर रही है। इस जो एस का आकार है इसको अवग्रह कहा जाता है। इसका मुख्यतः आधे ए की ध्वनि को प्रकट करना या किसी स्वर को लंबा खींचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आगत ध्वनि है। एक आगत और है, ये तो पहली हो गई, ठीक है। 2 नंबर आप लिखिए, अर्धचंद्र बिंदु। मैंने पीछे क्या लिखाया, चंद्र बिंदु लिखा है ना, ये अर्धचंद्र, अर्धचंद्र है। ये विदेशी शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को प्रकट करने के लिए लिखा जाता है, जैसे डॉक्टर, ठीक है। इसके ऊपर जो ये है ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये अर्धचंद्र बिंदु है। ये अर्धचंद्र बिंदु है और जो हमने पहले पढ़ा था वो चंद्र बिंदु, वो पूरा चंद्र है, ये अर्धचंद्र है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं बॉल, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं, इन पे जो लगेगा ये अर्धचंद्र बिंदु लगेगा। जैसे लिखते हैं कॉपी, जैसे लिखते हैं हम ऑफिस, ठीक है। इन पे जो लगा है ये अर्धचंद्र बिंदु है। और ये अंग्रेजी शब्दों के विदेशी शब्द जो आए हैं हिंदी के अंदर, जिसको हम व्यवहारिक जीवन में लगातार इस्तेमाल करते हैं, उन पे लगता है, ठीक है। तो ये हुए कुछ चिन्हों की बात जिसको हमने तफसील से पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि सरकार के द्वारा मानक रूप में किन अंकों को स्वीकार किया गया है। अब हम बात करेंगे हिंदी अंकों की, ठीक है। हिंदी अंक, संविधान का अनुच्छेद है संविधान का अनुच्छेद 343 1। इसके अनुसार जो भी सरकारी कार्य हैं, सरकारी प्रयोजन हैं, उनमें अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंक कौन से हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। संविधान का अनुच्छेद 343 ये कहता है कि सरकारी प्रयोजन के लिए जिन अंकों का इस्तेमाल किया जाए वह रूप एक बार के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंक ही रखे जाएं, लेकिन राष्ट्रपति देवनागरी लिपि के अंकों का भी इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं, उसको भी अधिकृत कर सकते हैं। देवनागरी के अंक कौन से हैं वो आपने बहुत कम इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन हम आज पढ़ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये है, इसको जो 9 है इसको थोड़ा सा और सलीके से लिखते हैं। ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये है 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये है भारतीय अंक, देवनागरी के अंक, जिसको राष्ट्रपति अधिकृत कर सकते हैं किसी काम के लिए, लेकिन सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ी कक्षा का पहला भाग था, जिसमें मैंने देवनागरी लिपि का जो मानक स्वरूप है
देवनागरी लिपि का जो मानक स्वरूप है उसको मैंने थोड़ा और लगभग पूरा ही मैंने आपको बता दिया है। अगली कक्षा में हम मानक वर्तनी कौन सी है, जो कि मुख्य पार्ट है इस कक्षा का, मुख्य जो परीक्षा में अधिकांश जो प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि आपके सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में देवनागरी का मानक रूप ही पूछा गया है, लेकिन उसका भाग वो भी है, वहां से प्रश्न आ सकते हैं, हम उस पार्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। तो जो वर्तनी का जो मानकीकरण है हिंदी का, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। लेकिन देवनागरी का जिन हम वर्णमाला के अक्षरों को इस्तेमाल करते हैं, ध्वनियों को इस्तेमाल करते हैं, जिन चिन्हों को इस्तेमाल करते हैं, जिन आगत ध्वनियों को, विशिष्ट ध्वनियों को, उत्क्षिप्त ध्वनियों को इस्तेमाल करते हैं, वो हमने इस कक्षा में डिस्कस की है। अंकों के बारे में आपको मैंने बता दिया है। संविधान का अनुच्छेद 343 में ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 343 में ही राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उसमें ही अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार किया गया है, क्योंकि 343(1) में अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार किया गया है। तो ये कक्षा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके सहयोग की इल्तिजा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टेटस पर इन कक्षाओं को लगाइए और कमेंट कीजिए। लाइक तब कीजिए जब अगर आपको लाइक आए या आपको पसंद आए, अनलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। आप अगर इंगेज नहीं होंगे इस कक्षा से तो ये कक्षा यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है इसको आगे पुश नहीं करेगा। चैनल नया है, हमारी नई शुरुआत है और इस शुरुआत में आप साथ जुड़े हैं, तो आपसे सहयोग की यह अपेक्षा है, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। आप रुपए नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका अटेंशन, आपका समय मैं आपसे मांग रहा हूं, और इस समय में आपका एक सब्सक्राइब है, आपका एक लाइक अगर आपको आए तो है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी जैसी भी राय है, जिस तरह से आप चाहते हैं कि अब जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा स्कूल में पढ़ाने का अपना एक अनुभव है, लेकिन ऑनलाइन में ये कुछ कक्षाएं ही मैंने ली हैं, तो एक निर्जीव कैमरे के सामने खड़ के, लाइट्स के सामने खड़ के पढ़ाना एक अलग हो जाता है अपेक्षाकृत उस स्थिति में जब आप कक्षा के सामने खड़े होते हैं, जब आपके सामने बच्चे होते हैं, आप सजीव प्राणियों की आंखों में आंखें डाल के जब पढ़ाते हैं, वो अलग स्थिति होती है। तो इसमें पढ़ाने की अपनी एक चुनौती है। तो किस तरह से पढ़ा पा रहा हूँ आप तक, क्या कक्षा का जो कंटेंट है क्या मैं पहुँचा पा रहा हूँ, मेरी भाषा में वो संप्रेषण क्षमता है क्या कि मैं आपको ये जो भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है, ये आप ज़रूर बताइएगा। अगली कक्षा में जुड़िएगा और ये जो प्ले लिस्ट जो है, इस लिस्ट में लगातार कक्षाएं आती रहेगी। बीच में अगर व्यवधान आ भी जाए, कुछ दिन न भी आए, तो आप हौसला मत खोइएगा, आप अन्य जो आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़िएगा। हिंदी की कक्षाएं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक रहा, स्वस्थ रहा और ये चारों तरफ माहौल सही रहा, तो ज़रूर कक्षाएं लगातार आती रहेंगी। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।